नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है और सिनेमा, साहित्य और समाज के अगले एपिसोड में हम आ चुके हैं। हमारे साथ जबरीमल पारख साहब हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। जबरीमल पारख साहब के नमस्कार। बारे में आप जानते हैं कि वो कई किताबों के लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, सिनेमा पे कई किताबें लिखी हैं और लगातार हम सिनेमा पर जबरीमल पारख साहब के साथ बात कर रहे हैं। कई एपिसोड आ चुके हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे समानांतर सिनेमा पे। हम पिछले 2-3 एपिसोड से बात कर रहे हैं, लेकिन समानांतर सिनेमा में भी, जिसे पिछले एपिसोड में सर ने कहा था कि वो मैं पहली फिल्म मानता हूं, तीसरी कसम। तो बासु चटर्जी ने भी कई फिल्में बनाई। सारा आकाश, हालांकि जो उन्होंने फिल्म बनाई राजेंद्र यादव के उपन्यास पर, वो तो समानांतर सिनेमा ठोस तौर पे गिनी जाती है। लेकिन बासु चटर्जी जो है पॉपुलर सिनेमा में भी बड़ी चर्चित रहे, कई बड़ी अच्छी फिल्में बनाई। आज पारक सर बासु चटर्जी साहब की फिल्मों पर बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार धनंजय कुमार जी और सब देखने सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। पिछले सप्ताह हमने तीसरी कसम पर बात की थी और उस समय बताया था आपको कि ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर शैलेंद्र ने इस फिल्म को निर्मित किया था और उसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। बासु भट्टाचार्य के दो प्रमुख सहायक उस फिल्म में थे, एक बासु चटर्जी और दूसरे थे B.R. इशारा। B.R. इशारा भी उसी समानांतर सिनेमा दौर के कुछ अलग तरह के फिल्मकार थे। कभी संभव हुआ तो उनकी फिल्मों पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बासु चटर्जी पर। बासु चटर्जी ने की पहली फिल्म थी वो सारा कास्ट थी। सारा कास्ट से पहले वो दो फिल्मों में सहायक रहे। एक तो जैसा मैंने अभी बताया कि वो तीसरी कसम में बासु भट्टाचार्य के सहायक थे। हालांकि बहुतों का कहना है कि उसमें बासु चटर्जी की भूमिका बहुत ज्यादा थी, लगभग एक तरह से कहना चाहिए कि निर्देशक की तरह। दूसरी फिल्म जिसके वो सहायक निर्देशक रहे वो थी सरस्वती चंद्र। सरस्वती चंद्र भी एक साहित्यिक कृति जो है गुजराती की एक साहित्यिक कृति सरस्वती चंद्र पर ही आधारित थी और उसके निर्देशक थे गोविंद सरैया। इन गोविंद सरैया के सहायक भी वो रहे थे। सारा आकाश फिल्म में सरस्वती चंद्र फिल्म का एक अंश शामिल भी है। वो कब कैसे है वो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो बासु चटर्जी जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म बंगाल में नहीं हुआ था बल्कि राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ और मुख्य रूप से वो हिंदी प्रदेशों में ही रहे। आगरा में भी संभवतः वो रहे थे, अजमेर में तो रहे ही। लेकिन अपने मिजाज में वो जो है वो मेरे ख्याल में मेरा मानना है कि उनकी फिल्में देखकर वो कुछ हद तक बंगाली थे, लेकिन एक बंगाली और हिंदी का, जैसे हम बिमल रॉय की फिल्में देखें या सत्यजीत रॉय की फिल्में देखें तो हमें मालूम पड़ जाता है कि ये एक बंगाली फिल्मकार की फिल्में हैं। लेकिन बासु चटर्जी के साथ दोनों बातें हैं। उनके फिल्मों में बंगाली का स्पर्श भी दिखाई देता है और हिंदी प्रदेशों का भी स्पर्श दिखाई देता है। वो आगे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने 2-4 बंगाली फिल्मों को भी निर्देशित किया था। उनकी पहली फिल्म जो थी वो सारा कास्ट थी। जैसा अभी बताया गया, राजेंद्र यादव जो हिंदी के एक बहुत ही वरिष्ठ कथाकार थे, उनका पहला उपन्यास सारा आकाश नाम से प्रकाशित हुआ था। हालांकि वो उपन्यास सारा आकाश से पहले प्रेत बोलते हैं के नाम से 1951 में प्रकाशित हो चुका था, लेकिन बाद में उन्होंने उस उपन्यास को थोड़ा रिवाइज किया और उसे सारा आकाश के नाम से प्रकाशित किया। इसी सारा आकाश उपन्यास पर बासु चटर्जी ने अपनी पहली फिल्म बनाई।
इस फ़िल्म के बारे में थोड़ी बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक न केवल समानांतर सिनेमा की पहली फ़िल्म है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1969 में 3 फ़िल्में प्रकाशित जो है रिलीज़ हुई थी। एक सराकास जो बासु चटर्जी के निर्देशन में थी, एक मणिकौल की फ़िल्म उसकी रोटी जो मोहन राकेश की इसी नाम की कहानी पर थी, और तीसरी फ़िल्म जो है वो मृणाल सेन की थी, जो भुवन शोम के नाम से थी, और वो एक बंगला कथाकार बनफूल जो बहुत बड़े कथाकार थे वहाँ के, उनकी कहानी पर आधारित थी। तो इस तरह से 1969 एक को बहुत लोग मानते हैं कि वो समानांतर सिनेमा की शुरुआत है, और उसमें जाहिर है कि बासु चटर्जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बासु चटर्जी ने उसके बाद जो 40 से अधिक फ़िल्में बनाई, और 1969 से 1969 क्या कहना चाहिए, 1966 से जब उन्होंने तीसरी कसम फ़िल्म का के सहायक निर्देशक हुए, तब से वो सिनेमा में जुड़े रहे। बम्बई वो आए थे कार्टूनिस्ट बनकर, उनके कार्टून जो है ब्रिज नाम का एक साप्ताहिक अखबार निकला करता था बम्बई से, उसमें वो कार्टून बनाते थे। लेकिन बाद में उन्होंने जो है फ़िल्मों में सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया, और सरस्वती चंद्र की स्क्रिप्ट लिखने में भी उन्होंने मदद की थी। उसके कुछ दृश्य जो है उन्होंने लिखे थे। और जहाँ तक सारा आकाश का सवाल है, सारा आकाश की स्क्रिप्ट पूरी तरह से उन्होंने ही लिखी, क्योंकि राजेंद्र यादव का कहना था कि मैं पटकथा लेखन कैसे किया जाता है इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए उन्होंने अपना उपन्यास उनको दिया, और उस पर पटकथा जो है वो खुद बासु चटर्जी ने लिखी। लेकिन एक बात कही जाती है जो हालांकि है थोड़ी अजीब, सारा आकाश बहुत छोटा उपन्यास है, 2 भागों में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, और उस पूर्वार्ध की जो कहानी है ये फ़िल्म उसी पर आधारित है, उत्तरार्ध को इसमें शामिल नहीं किया गया। बासु चटर्जी को इस उपन्यास पर फ़िल्म बनाने के लिए प्रेरित किया था अरुण कौल ने। अरुण कौल के पास ये उपन्यास था, और उन्होंने उसे पढ़ने के लिए दिया बासु चटर्जी को, और बासु चटर्जी को ये कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने ये फ़िल्म जो है बनाने का निर्णय ले लिया। लेकिन उनका कहना है कि मुझे जो है ये उपन्यास आधा ही मिला था, बाद वाला भाग जो है मुझे मिला ही नहीं। ये थोड़ा-सा मतलब मुझे अजीब लगता है, क्योंकि उपन्यास ही बहुत मोटा नहीं है, तो 2 भागों में बँटा होगा कभी, पता नहीं। बहरहाल हम मान लेते हैं, ये सही है कि फ़िल्म जो है वो इसकी पूर्वार्ध जो सांझ के नाम से है, उस पूर्वार्ध की कहानी पर ही आधारित है, और बहुत महत्वपूर्ण। ये फ़िल्म जब बन रही थी, तब बासु चटर्जी और राजेंद्र यादव की काफ़ी मुलाकातें हुई। फिर राजेंद्र यादव उनको लेकर जो है आगरा गए, और वो जगह बताई जहाँ की कहानी उन्होंने सारा आकाश में लिखी है। ये वह जगह थी जहाँ राजेंद्र यादव का बचपन गुजरा था, जहाँ पर उनका पुश्तैनी मकान था, जहाँ उनके माता-पिता, चाचा, ताऊ वगैरह उन सब के परिवार रहते थे। उस जगह को देखा, के महाजन भी साथ में थे, जो इस फ़िल्म के जो है फ़ोटोग्राफ़र, सिनेमेटोग्राफ़र थे। आप जानते हैं के महाजन समानांतर सिनेमा के एक बहुत बड़े जो है छायाकार थे, और तो उनका कहना था महाजन का, के महाजन का, कि ये जो जगह है, ये जगह इतनी नेचुरल है कि फ़िल्म के लिए किसी स्टूडियो में शूट करने की और कुछ नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारी फ़िल्म जो है उसी मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में राजेंद्र यादव का बचपन गुजरा था, और उस घर में जहाँ पर राजेंद्र यादव का बचपन गुजरा था, उसी घर में और उसी मोहल्ले में उन्होंने पूरी फ़िल्म की शूटिंग की थी। ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। फ़िल्म का ये जो उपन्यास है वो 1951 में
प्रकाशित हुआ था पहला, प्रेत बोलते हैं के नाम से। लेकिन बाद ये सारा आकाश जो है वो बाद में प्रकाशित हुआ था, और सारा आकाश शब्द जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की पंक्ति से लिया गया है, सारा आकाश तुम्हारा, जिसके अंतिम हिस्सा है सारा आकाश। तो इस तरह से सारा आकाश नाम सामने आया था। फिल्म में जो कहानी है वो दिखने में बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन जब किसी कहानी को रूपांतरण किया जाता है फिल्म के लिए, तब उसमें बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती है। थोड़ी चर्चा हम इसकी भी करेंगे। फिल्म की कहानी सिर्फ यह है कि एक लड़का है यंग, और वो पढ़ाई कर रहा है, एफए कर चुका है, अब कॉलेज में पढ़ रहा है, और उसके माता पिता चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। ये 1950 के दशक की बात हो रही है, यानी कि देश के आजाद होने के कुछ सालों बाद की। और उस लड़का जिसका नाम है समर, वो चाहता है कि अभी मैं पढ़ाई करूं। उसके अंदर एक तरह का आदर्शवाद है, वो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की तरह बनना चाहता है। उपन्यास को पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये समर जो है वो आरएसएस की शाखाओं में भी जाता था। बहरहाल जो भी हो, लेकिन उसके अंदर एक तरह का आदर्शवाद था, और वो देश के लिए कुछ करना चाहता था और शादी नहीं करना चाहता था। जो परिवार था वो निम्न मध्य वर्गीय परिवार उसे कह सकते हैं। उसके पिता जो थे वो, उनको सिर्फ 25 रुपये पेंशन मिलती थी। एक बड़ा भाई था इनका, समर का, जो नौकरी करता था, और उसे 99 रुपये सैलरी मिलती थी, यानी घर पर वो 99 रुपये लेके आते थे। घर के अंदर उपन्यास के अनुसार माता पिता थे समर के, समर का एक बड़ा भाई था विवाहित, और समर के दो छोटे भाई थे, और एक बहन थी मुन्नी नाम से। और ये जो बड़ा भाई था वो शादीशुदा था, और उपन्यास के दौरान ही उसके एक बेटी भी होती है। तो इस प्रकार से इस परिवार में करीबन 8 लोग 124 रुपये पर गुजारा करते थे। और मुन्नी की शादी, यानी इसकी बहन की जो शादी हुई थी, उसमें कर्ज हो गया था जो अभी पूरी तरह से चुकाया नहीं गया था, और पिता ये चाहते थे कि समर की भी शादी हो जाए तो कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। समर कोई नौकरी नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन 1950 के आसपास का समय ऐसा था कि जहाँ शादी करना ज़्यादा जरूरी समझते थे बजाय कि नौकरी। वो तो मान के चलते थे कि नौकरी तो करेगा ही, नहीं तो जाएगा कहाँ। और लड़की के लिए पढ़ने से ज़्यादा जरूरी समझा जाता था शादी करना। और पढ़ने के लिए इतना पर्याप्त था कि वो चिट्ठी पत्री लिख सके, पढ़ सके और रामायण बांध सके, बस इतना ही उनके लिए जरूरी समझा जाता था। ये जो निम्न मध्य उत्तर भारत का निम्न मध्य वर्गीय परिवार था, इसी की कहानी इसमें कही गई है। कहानी यह है कि समर की इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी की जाती है जिस लड़की से। वो लड़की पढ़ी लिखी है, उस जमाने के अनुसार वो 10वीं पास है, कुछ हद तक आधुनिक भी है, हाथ में घड़ी पहनती है, और पढ़ने लिखने का शौक है। और इसलिए जो है समर को थोड़ा सा ये महसूस भी होता है कि ये पढ़ी लिखी है। तो अब जैसे उपन्यास के अंदर दृश्य की शुरुआत होती है सुहाग रात से। वो सुहाग रात में जब कमरे में आता है तो देखता है कि ये लड़की तो खिड़की के पास खड़ी है, मुंह दूसरी तरफ किए हुए। वो न उसका स्वागत करती है न कुछ बात करती है, और वो जो है वहीं खड़ी हुई है। इसे बड़ा ठेस पहुंचती है, इसे लगता है कि मेरा अनादर हुआ है, और वो छत पर चला जाता है। दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती, और ये बातचीत नहीं होने का सिलसिला फिल्म के अंदर 6 महीने चलता है। पूरे जो फिल्म है उसके अंदर कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, शादी होती है, शादी के बाद में दोनों एक कमरे में हैं। कमरे में लड़की जो है वो खिड़की के पास खड़ी है, और समर जो है वो इंतजार कर रहा है कि वो आएगी
उस समय सरस्वती चंद्र का वो दृश्य आता है जिसमें कि सुहागरात का दृश्य वहां भी है। वहां पति जब कमरे में आता है तो पत्नी जो है उसके चरण छूती है और एक तरह से और वो फिर उस अपनी पत्नी को गले लगाता है। उस उम्मीद समीर भी यही कहता है कि ये जो है वो मेरे पास आएगी, मेरे चरण छुएगी और मुझे मैं इस तरह से एक तरह से समर्पण भाव होगा। लेकिन यहाँ तो वो देख रहा है कि वो लड़की जो है खिड़की पर खड़ी है। उस खिड़की के बाहर सामने के एक घर में एक नवविवाहिता स्त्री ने अपने को आग में जलाकर आत्महत्या कर ली है उसी दिन। और वो घटना भी घटित होती है। वो लेकिन समर ये सब नहीं सोचता। समर को अपने अहंकार, अपनी ईगो पर चोट लगी महसूस होती है और वो छत पर चला जाता है और छत पर सोता है। ये सवाल उठा था फिल्म बनाते हुए कि ये जो पीरियड है ये कुछ ज्यादा नहीं है कि एक पति पत्नी दोनों एक ही कमरे में समय गुजारे और उनके बीच में कोई बातचीत भी ना हो और 1 साल तक बातचीत ना हो, जैसा कि उपन्यास में राजेंद्र यादव कहते हैं कि ये सवाल जब मैं उपन्यास लिख रहा था तब मेरे सामने भी था और वो सवाल आपसे कहीं ज्यादा बड़ा था क्योंकि जो प्रभा इस फिल्म की नायिका है उसका नाम जो प्रभा है वो तो प्रभा और उसके पति के बीच में यानी समर और प्रभा के बीच में 9 साल तक बातचीत नहीं हुई थी। जो हकीकत है वो तो 9 साल की है। लेकिन उपन्यास लिखते हुए मुझे लगा कि शायद पाठक जो है वो इस 9 साल को गले नहीं उतार सकेंगे और इसलिए मैंने उस 9 साल को घटाकर 1 साल कर दिया और वो 1 साल भी बासु चटर्जी को ज्यादा लग रहा था और इसलिए उन्होंने उस 1 साल को भी 6 महीने में बदल दिया। जब वो वहां पर आगरा में उसी मोहल्ले में घूम रहे थे उस समय राजेंद्र यादव इन दोनों को यानी कि बासु चटर्जी को और के महाजन को उस असली प्रभा से भी मिलवाया था जिससे प्रेरित होकर राजेंद्र यादव ने उपन्यास लिखा था और जो 9 साल तक शादी के 9 साल तक अपने पति से या कहना चाहिए कि पति पत्नी ने आपस में कोई बातचीत नहीं की थी। यह आपस में बातचीत नहीं करना और ये सब है, ये कहानी के अंदर सिर्फ एक इंसिडेंट लग सकता है लेकिन ये इंसिडेंट नहीं है। ये शादियां जिस तरह से होती थी उस जमाने में खासतौर पर जो अरेंज्ड मैरिज होती थी, न लड़के से पूछा जाता था न लड़की से पूछा जाता था। यहाँ तक कि 50 के दशक में तो लड़के लड़की को एक दूसरे से को देखने का अवसर भी नहीं मिलता था। माँ बाप तय कर लेते थे और शादियां हो जाती थी। लड़का पढ़ना चाहता है, लड़की पढ़ना चाहती है, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको शादी करनी है और शादी हो जाती थी। एक और फिल्म इसी दौर में बनी थी रमेश बख्शी के उपन्यास 18 सूरज के पौधे जिस पर 27 डाउन बनी थी, उसमें भी यही होता है। हालांकि उसकी कहानी बाद की कहानी है लेकिन महाराष्ट्र की कहानी है। उसमें भी हीरो जो लड़का है जो रेलवे में नौकरी करता है और जिसका एक लड़की से प्रेम है लेकिन शादी उसके पिता जो है पहले से ही तय कर देते हैं और उसकी जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। तो इस तरह से ये जो अरेंज्ड मैरिज है, ये अरेंज्ड मैरिज कई तरह की समस्याएं लाता है। इस घर में भी ऐसा ही होता है। इसी की कहानी जो है सारा। और आप देखेंगे कि कहानी में मुख्य रूप से सवाल यह है, 2 चीजें हैं जो ध्यान देने की है। 4 स्त्री पात्र है इसके अंदर, एक माँ, एक भाभी, एक प्रभा की ननद और खुद प्रभा। और ये चारों का जीवन जो है वो अलग अलग तरह का है। तीनों, ये जो मुन्नी है इसकी बहन समर की, उसकी शादी हो चुकी है
लेकिन उसका पति उस पर जुल्म ढाता है, इसलिए वो अपने पति का घर छोड़कर आ चुकी है। कहानी के अंदर ही उसका पति फिर आता है एक बार और उसे ले जाता है, और इस फिल्म के दूसरे भाग में मुन्नी सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई दर्दनाक कहानियां जो है वो एक परंपरागत परिवार में हमें मिलती है, और वो सारा आकाश में भी। प्रभा का कहानी भी दुखद है, क्योंकि उसे अपने पति का संरक्षण नहीं मिलता, उसका मजाक उड़ाया जाता है। वो अगर छत पर अपने बाल सुखा रही है तो कहा जाता है कि वो निर्लज है, और अगर वो जो है घूंघट नहीं निकालती है तो उसको लेकर उसे अपमानित किया जाता है। तो इस तरह से जो है इस फिल्म के अंदर एक निम्न मध्य वर्गीय कस्बाई जीवन को पेश किया गया है, बहुत ही यथार्थवादी ढंग से। इसमें कोई गीत नहीं है, कोई संगीत नहीं है। मतलब फिल्म के अंदर जो भी लोकप्रिय सिनेमा के अंदर विशेषताएं होती है वो न होकर एक बहुत ही यथार्थवादी फिल्म है। खास बात यह है कि बाद में सारा काश के इस निर्देशक बासु चटर्जी की पहचान जिस ढंग से बनी, ये फिल्म थोड़ी सी उससे अलग है। इनकी फिल्में होती तो आमतौर पर मध्यवर्गीय परिवारों की और नागरिक जीवन की, यानी कि शहरी और कस्बाई जीवन को वो लेते हैं। बाद की जो फिल्में हैं, जैसे रजनीगंधा की कहानी तो जरूर दिल्ली और बम्बई की है, लेकिन उसके अलावा जो पिया का घर है या दूसरी और जितनी भी फिल्में बनी हैं वो ज्यादातर चित्तचोर है या स्वामी है, उसमें सब अलग अलग है। चित्तचोर है, स्वामी है, बहुत सारी कहानियां जो है वो मध्य जी। वर्ग की कहानियां हैं। दूसरी विशेषता इनकी है कि मध्य वर्गीय जीवन को बहुत ही यथार्थवादी ढंग से पेश करते हैं, लेकिन बहुत ही रोचक ढंग से भी पेश करते हैं। उनमें मुख्य चीज जो होती है वो पारिवारिक प्रेम है, पारिवारिक प्रेम या व्यक्तिगत प्रेम। और अब जैसे पिया का घर फिल्म को लें, पिया के घर में एक परिवार है जो बंबई जैसे महानगर में रह रहा है, बड़ा परिवार है, लेकिन रहने के लिए एक छोटा सा फ्लैट है, एक कमरे का। वहां एक लड़का शादी करके पत्नी लेके आया है, जाहिर है कि उन्हें प्राइवेसी नहीं मिल सकती, और वो प्राइवेसी कितनी बड़ी चुनौती बन जाती है, और पूरी फिल्म उसी पर आधारित है। इसी तरह से चित्तचोर में जिस लड़के से लड़की की शादी होनी है, उस लड़के के से पहले उसका असिस्टेंट वहां आ जाता है और समझते हैं कि यही वो लड़का है, और बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं, ये तो असिस्टेंट इंजीनियर या मुख्य किरदार तो कोई और था, और तब क्या किया जाए। तो इस तरह की बहुत ही रोचक फिल्में इन्होंने बनाई है, बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। छोटी सी बात जो है वो उनकी एक और बहुत ही मनोरंजक फिल्म है। आप देखेंगे कि इन्होंने आमतौर पर जो लोकप्रिय कलाकार थे, जो बड़े स्टार कहलाते थे, उन स्टार के बिना ही फिल्में बनाई है ज्यादातर। जैसे अनिल धवन, अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, जया बहादुरी को उस समय लिया जब जया बहादुर बहुत बड़ी स्टार नहीं बनी थी। कभी कभी उन्होंने बड़े कलाकारों को भी लिया, जैसे दिल लगी फिल्म जो है जिसमें धर्मेंद्र टीचर होता है, संस्कृत का टीचर होता है संभवतः, और हेमा मालिनी है उसमें, लेकिन उसकी कहानी भी एक छोटे से कस्बे की कहानी है। तो इस तरह से देखेंगे कि उनकी हमेशा उनकी शौकीन शौकीन फिल्म एक आई थी, वो भी शौकीन बड़ी दिलचस्प। शौकीन फिल्म जो है वो थोड़ी, वो भी एक अलग तरह की फिल्म थी। वो इनकी जो पारिवारिक और परंपरागत फिल्में होती थी उससे ये बिल्कुल अलग। तीन व्रत कहीं जाते हैं, किसी रिजॉर्ट में ठहरते हैं, और उनकी कहानी है। नहीं मतलब स्वामी भी मैं देखता हूँ तो क्या, वो समानांतर सिनेमा ही है, इतनी रियल कहानी है स्वामी फिल्म की कि आप लगता है क्या स्वा जबरदस्त फिल्म है। हाँ, स्वामी कहानी जो है वो दरअसल शरद चंद्र की एक कहानी से प्रेरित है। शरद अच्छा। चंद्र की कहानी थी स्वामी, उसको उसका रूपांतरण किया गया था, और इसका रूपांतरण किया तो था मन्नू भंडारी ने, जिनकी कहानी पर
रजनीगंधा भी बनाई थी उन्होंने। मन्नू भंडारी की कहानी पे, हाँ। हाँ, बिल्कुल। रजनीगंधा जो है वो मन्नू भंडारी की एक कहानी है, यही सच है उस पर। अ, यही सच है का नाम बदल के उन्होंने रजनीगंधा कर दिया था। उसमें एक ऐसा मुद्दा उठाया गया था जो हिंदी के लिए, मतलब उत्तर भारत के लिए तो निश्चित रूप से एक नया था। मुद्दा ये था कि एक लड़की एक अपने साथ पढ़ने वाले से प्रेम करती है, फिर वो एक दूसरे शहर में रहने लगती है और वहां एक दूसरे लड़के से उसे प्रेम हो जाता है, और थोड़े दिनों बाद में वो वापस उस शहर में जाती है जहां उसका पुराना प्रेमी था। तो उसे लगता है कि नहीं, पहला प्यार होता है वही सच्चा होता है, और मेरा पहला प्यार है वो ही सच्चा है। लेकिन जब वो वापस उस शहर में पहुंचती है तो वो असमंजस में पड़ जाती है कि मैं सचमुच किससे प्यार करती हूँ। आप ये देखेंगे कि ये जो प्रेम को लेकर मतलब जो एक पवित्रतावादी सिद्धांत वगैरह गढ़े जाते हैं, ये कहानी उसको तोड़ती है। उसके यही मन सब। की बात करती है, स्त्री का मन हाँ, क्या चाहता है। हाँ, कि मन क्या चाहता है, और मन कोई ऐसी स्थिर चीज नहीं है कि एक समय में एक ही व्यक्ति को जो है चाहे। वो एक साथ दो जनों को भी चाह सकते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बाकी लोगों से घृणा कर रहे होते हैं। हो सकता है कि प्रेम उनसे भी किया जाता हो। बहुत पहले, मतलब मन्नू भंडारी की कहानी से भी 50 साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने एक उपन्यास लिखा था, चौखेर बाली आंख की किरकिरी। उसमें भी जो नायिका है वो एक साथ दो लड़कों से प्रेम करती है, और वो भी ये तय नहीं कर पाती है कि वो वास्तव में किससे ज्यादा प्यार करती है या किससे प्रेम करती है। तो ये एक सामान्य सी चीज है। लेकिन फिल्म कहानियों की दुनिया, साहित्य की दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है वो इस रूप में आती है कि जैसे लगता है कि सबसे पवित्र वही है कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम करे। कम से कम लड़की तो एक ही लड़के से प्रेम हाँ, करे, लड़का जाए इधर उधर लेकिन लड़की ना जाए कहीं। लड़की ना जाए। ये कई तरीके से तोड़ा गया है। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दें तो प्रेमचंद ने अपनी जो उपन्यास है निर्मला, उस निर्मला में भी, जिसमें कि अनमेल विवाह की कहानी है, जिसमें जिस तोताराम, बाबू तोताराम से उसकी शादी होती है जो उससे 15-20 साल बड़ा है, वो बाबू तोताराम का बेटा जो है मनसाराम, वो मनसाराम की तरफ आकृष्ट हो जाती है। और प्रेमचंद ही ऐसे लेखक थे जो इतना साहस कर सकते थे, बता सकते थे। तो इस रूप में हम देखते हैं कि प्रेम को लेकर कहानियां भी कोई बहुत सरल कहानियां नहीं होती। अगर उसमें जीवन की सच्चाइयां, जीवन की जटिलताएं व्यक्त की जाए तो उसमें भी बहुत गुंजाइश होती है। और सारा आकाश के ये जो डायरेक्टर है बासु चटर्जी जो है, वो इस तरह की कहानी और इस तरह के प्रयोग करते थे। लेकिन ये समझना भी बहुत उपयुक्त नहीं है कि बासु चटर्जी ने सिर्फ इसी तरह की कहानियां लिखी या इसी तरह की फिल्में बनाई है। हम दो फिल्मों की चर्चा अंत में करेंगे। एक एक रुका हुआ फैसला, जो हॉलीवुड की एक फिल्म से प्रेरित वो थी। टीवी पे आई थी, बड़ी चर्चित फिल्म थी वो। टीवी पर आई थी और बहुत अलग तरह की जी। फिल्म थी। उस फिल्म की कहानी यह थी कि एक 19 साल के युवक को अपने पिता की हत्या के जुर्म में पकड़ा जाता है, उस पर मुकदमा चलता है, और मुकदमे के बाद में यह फैसला होना है कि उसे क्या सजा दी जाएगी। सजा के दो ही विकल्प है कि अगर ये गुनाहगार है तो उसे फांसी दी जाएगी, और अगर गुनाहगार नहीं है, निर्दोष है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा किंतु परंतु कुछ नहीं है। अब इन 12 लोगों की जो जूरी होती है वो एक कमरे में बैठाई जाती है, और वो उनको बहस करके, बातचीत करके ये तय करना है कि ये
लड़का दोषी है या नहीं। लड़का जो है वो एक झुग्गी बस्ती से आया हुआ है, गरीब है, जाति से निम्न वर्ण का है। ये सब बातें हैं जिसके प्रति ये जो 12 लोग हैं जूरी, उनमें से ज्यादातर बहुत ही पूर्वाग्रही है। वो मानते हैं कि इस तरह के समाज से आए हुए जो है युवक, वो तो अपराधी होंगे ही, और उसमें क्या बहुत सोचना। सब सवाल यह आता है वहां पर कि पहले वोटिंग की जाए या पहले बहस की जाए। तय होता है कि पहले वोटिंग कर ली जाए, वोटिंग कर ली जाए, क्योंकि शर्त यह होती है कि अगर 12 लोगों में से 12 लोग ही एक मत से अपना निर्णय देंगे तब ही वो स्वीकार्य होगा। अगर मत विभाजित होगा, यानी 11 एक तरफ और एक एक तरफ होगा, तो तब तक उनका निर्णय नहीं माना जाएगा जब तक कि वो 12 के 12 फिर से एक मत बहस नहीं हो जाए। करके एक मत ना हो जाए। वोटिंग होती है, 11 लोग इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि यह अपराधी है और इसे सजा दी जानी चाहिए, यानी अपराधी है तो फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन एक जना कहता है कि नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं कह सकता, किसी की जिंदगी का सवाल है। हमारे इस तरह से एकाएक निर्णय लेने से, तो उन्होंने कहा क्या आप ये नहीं मानते कि उसने हत्या नहीं की होगी? वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो उससे पूछा जाता है मजाक उड़ाते हुए कि आपने क्या अदालत में पूरी बहस नहीं सुनी थी? मैंने कहा, उसने कहा कि बहस सुनने के बाद में भी मैं ये नहीं कह सकता कि इसने अपराध किया ही है। और इस तरह से वो फिल्म, 2 घंटे की फिल्म जो है, वो 12 लोग मिलकर बहस करते हैं कि वो लड़का अपराधी है या नहीं। लेकिन फिल्म की विशेषता यह है कि वो लड़का अपराधी है या नहीं, ये सवाल तो बहुत पीछे छूट जाता है। ये 12 लोग जो हैं, ये समाज के किस भावना को, किन विचारों को किस तरह से पेश करते हैं, इनके अंदर कितनी कितनी कुंठाएं और पूर्वाग्रह है, ये सब हम उस फिल्म के अंदर देखते हैं। ये बिल्कुल अलग तरह की फिल्म थी, और बासु चटर्जी ने इससे पहले कोई फिल्म इस तरह की नहीं बनाई थी। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण फिल्म थी, क्योंकि मेरी उनसे आप मेरी उनसे बात हो रही थी सर, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ बताइए। मैं गया था उनसे इंटरव्यू करने के लिए, तो काफी बासु साल चटर्जी। पुरानी बात हो गई जी। ये बात हो गई, समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि 7-8 की बात होगी, 2007-8-9 की बात होगी। हाँ। उनके घर पे गया था, तो बहुत देर हम लोग बात करते रहे। तो मैंने एक ऐसे ही सवाल किया जिससे आप चर्चा कर रहे हैं, उन तमाम फिल्मों पे बात तो हुई ही। मैंने पूछा कि आप जब फिल्में बनाते हैं तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई टारगेट ऑडियंस नहीं होता है, मैं खुद को देखता हूँ, मैं कहानियां पढ़ता हूँ, चीजें पढ़ता हूँ, मुझे अच्छी लगती है तो बना देता हूँ। तो हमने कहा कि अच्छी होती तो बना देता हूँ, तो ये तो मतलब लोग तो कहते हैं कि पब्लिक का टेस्ट और वगैरह वगैरह। बोला कहते होंगे, लेकिन मुझे मेरा टेस्ट पता है, और मैं बजट अपना कम रखता हूँ, कम बजट की फिल्में बनाता हूँ और उसको मैं निकाल ले जाता हूँ। एक रुका हुआ फैसला पे उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत कम पैसे में 15 mm पे बनाया था, सॉरी 16 mm पे बनाई थी फिल्म उन्होंने, और बहुत कम पैसे में बनाई थी, कुछ 3 या 4 लाख में बनाई थी, और शायद 5 लाख या 6 लाख में दूरदर्शन को उन्होंने, बेच दूरदर्शन ने दिया। उनसे खरीदा था। तो बोला कि मेरा काम हो गया। और मतलब इतने सरल आदमी मुझे लगे वो बासु था। हालांकि बड़ा उनका हेल्थ बिल्ट बिल्ट था उनका, अच्छे खासे कद काठी के आदमी थे, और लेकिन लगातार वो पढ़ते रहते थे। उस उम्र में भी मैंने देखा वो पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं। बोला मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं बना देता हूँ। हम्म। सीरियल उनका सीरियल बड़ा हिट हुआ है, वो रजनी। हाँ बिल्कुल। बहुत बड़ा हिट सीरियल था वो रजनी जी। प्रिया तेंदुलकर उसमें थी। प्रिया हालांकि तेंदुलकर थे उनकी, बिल्कुल। हाँ, बहुत जल्दी देहांत हो गया। हम्म। कहने का नहीं, मतलब है वैवाहिक कि जीवन भी ठीक नहीं चला, गड़बड़ रहा वो सब जी। हाँ, प्रिया लेकिन तेंदुलकर का। जो हम अगर बासु चटर्जी की फिल्में देखें और उनकी परंपरा को खोजें, तो अगर आपको ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में पसंद है,
तो आपको बासु चटर्जी की भी फिल्में पसंद आएगी। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में जो है बहुत ही ऐसी फिल्में हैं जिसे कोई भी देख सकता है, उससे आनंदित भी हो सकता है, उससे सीखने को भी मिलता है, और जीवन की जो सुख दुख है, जीवन की जो जटिलता है, वो भी हमें देखने को मिलती है। जी बासु चटर्जी की फिल्मों में भी यही सब विशेषताएं हैं, और ये दोनों बहुत अलग तरह के फिल्मकार हैं, और कुल मिलाकर हिंदी सिनेमा की परंपरा को ये बहुत समृद्ध करते हैं। हम फिर कभी किसी और मौके पर उनकी और फिल्मों पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि वो जो है उनके साथ भी थे, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ भी असिस्टेंट थे। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ असिस्टेंट थे, इसकी मुझे शायद जानकारी नहीं है पक्के तौर नहीं, पर। उसमें भी थे। और वो जो आप तीसरी कसम की बात कर रहे थे, उसमें बाकायदा वो तो स्क्रिप्ट राइटर भी थे, खुद लिखते भी थे। उसमें कई हाँ सीन उनके लिखे बताए जाते हैं, हाँ हाँ, जो वो तो उन्होंने मुझे मालूम है। सीन बाकायदा स्क्रीन प्ले में कंसीव किया और डायलॉग भी लिखे। कई सीन ऐसे अरे क्लाइमेक्स के आसपास के कई सीन माने जाते हैं। जी, धनंजय जी, कई जने ये मानते हैं, हालांकि श्रेय तो अल्टीमेटली बासु भट्टाचार्य को ही दिया जाएगा, टेक्निकल लेकिन कई सपोर्ट के लिए जने बासु चटर्जी ही थे। बहुत बहुत सही कह रहे हैं आप। हाँ, लेकिन कई जनों का मानना है ये फिल्म दरअसल बासु चटर्जी और बी आर इशारा ने ही बनाई जी, बिल्कुल सही 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 थी। कह रहे हैं, ऐसा कहा और जाता है। इसमें इसमें मुख्य योगदान जो है वो इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर जो थे, सुब्रत राय संबत उनका नाम था, जो सत्यजीत राय की फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर थे, उसको रखा था शैलेंद्र ने। और वो तो चमत्कारिक फोटोग्राफर है, बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल जैसे वीके बिल्कुल। मूर्ति फिल्म या आज भी पंडित देखते हैं तो क्या जबरदस्त फिल्म। हाँ, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। ठीक है, कभी उस ठीक पर है। और चर्चा उस करेंगे। पर भी यार बात करेंगे, बिल्कुल। नहीं, अब उनकी फिल्मों पे भी बात करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा छोटा भी रहे एपिसोड चलेगा, लेकिन बात हो और जरा थोड़ा रोचक हो जाएगा तो और अच्छा बने। बाकी यात्रा कथा तो अपनी जगह सही है, लेकिन हाँ, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप तमाम साथी जो देख रहे हैं, आपका भी आभार। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, और शाम की चौपाल में आप जरूर रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।